नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और शानदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास कवर करेंगे। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम हिस्ट्री का पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्यों के बाद का समय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मौर्यों के बाद थे, जो राजा आए, जो वंश हुए, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य वंश का पतन हो गया था और मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्योत्तर काल प्रारंभ हुआ था। मौर्य वंश के पतन के बाद ना जो कट्टर ब्राह्मण थे, वे आए थे शासन करने के लिए। जैसे मौर्यों से पहले अलग-अलग मतलब वैदिक सभ्यता थी। उस वैदिक सभ्यता के समय जो जो ब्राह्मण वंश था, वो काफ़ी शक्तिशाली था। ब्राह्मणों को ही क्या कहा जाता था, सबसे उच्च वर्ग में, वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था और उस समय उनकी श्रेणी काफ़ी उच्च थी। लेकिन मौर्यों के आने के बाद धीरे-धीरे उनका प्रभाव कम होता चला गया और साथ ही साथ मतलब जो भी ब्राह्मण थे वैदिक काल में, उनके अंदर ये एक टीस कह लीजिए या समय के साथ-साथ उनको ये बात चुभने लगी थी और ऐसा मतलब ब्राह्मण वंश की क्षत्रियाँ अपने पुत्रों को ये शिक्षा लगातार देती आ रही थी कि पहले ब्राह्मण वंश का ये स्थान था, पहले ये स्थान था, अब स्थिति ये है। तो ऐसा मतलब 100-200 साल हुआ, ऐसा होते-होते क्या हुआ, ऐसा होते-होते एक ब्राह्मणवादी वंश भी अस्तित्व में आने शुरू हो गए। तो मौर्यों का पतन करके ब्राह्मणवादी वंश शुरू हुआ, जो कट्टर ब्राह्मण कहलाए। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मेनली शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, सातवाहन वंश आया। इनने ऑलमोस्ट पूरे भारत पर अपना शासन किया था। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सुनिए, मतलब मौर्योत्तर काल में जो किसका उदय हुआ था, ये बात हमने अपनी रेपो में पढ़ ली है कि ब्राह्मण वंश का उदय हुआ था। ये इनके स्रोतों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें पुराणों से मिलती है, बौद्ध धर्म विलेखों से मिलती है, जैन धर्म विलेखों से मिलती है। कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से इस काल की जानकारी हमें दी है, जैसे पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि की कौन-सी पुस्तक है? महाभाष्य पुस्तक है, उससे जानकारी मिलती है। बाण भट्ट का हर्षचरित्र है, उससे जानकारी मिलती है। ऐसे अलग-अलग काव्यों, महाकाव्यों से इस वंश के बारे में, जो ये वंश थे, ब्राह्मण वंश थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, ब्राह्मण वंश में मुख्य ये शुंग, कण्व और सातवाहन वंश आए थे। सबसे पहले देखिए शुंग वंश 184 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक इसका अस्तित्व रहा और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा थे वृद्धरथ। मौर्य वंश के अंतिम राजा वृद्धरथ के सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। उसने अपने राजा को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ये कट्टर ब्राह्मणवादी था, मतलब ना ये बहुत ही कट्टर था और इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वरदरथ को मारकर खुद राजा बन गया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये कट्टर ब्राह्मण था और इसने अशोक द्वारा स्थापित किए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। इसको जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट के हर्षचरित्र में अनार्य कहा है, यानी कि कट्टर ब्राह्मण कहा है। बाण भट्ट की हर्षचरित्र में इसको क्या कहा है? कट्टर ब्राह्मण यानी अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाण भट्ट की हर्षचरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। बौद्धों का हत्यारा वीर है, जो विहार और चित्ते थे ना, सॉरी, जो विहार और जो चित्ते थे, उनको नष्ट करवाने वाला कहा गया है। विहार और चित्तों को नष्ट करवाने वाला कहा गया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि अशोक द्वारा स्थापित
84,000 स्तूपों को इन्होंने क्या किया था, नष्ट करवा दिया था। क्या किया था, नष्ट करवा दिया था। और जो ये पुष्यमित्र शुंग है, इसके समय पर यवन आक्रमण क्या करते थे। ड्रमेटियस था एक मियांडर नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में, कभी ना कभी पढ़ी होगी, तो मियांडर नाम आपने जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। तो जो मियांडर यवन शासक था, वो पुष्यमित्र शुंग के समय ही आक्रमण करता था। ड्रमेटियस को भी इसने हरा दिया, मियांडर को भी हरा दिया। बाद में इन्होंने कन्विंस करके उसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था, मियांडर को भी। उसके बाद एक यज्ञसेन था, वो भी इनके शासनकाल के समय आक्रमण करता था, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, इन्हें पुष्यमित्र शुंग ने हराने का काम किया था। तो चलो एक बार हम बुक से पढ़ते हैं, सुनिए। ब्राह्मण राज्य इसको हम बोल सकते हैं। मैंने मोटा मोटा शुंग वंश के बारे में आपको आउटलाइन दे दी है, एक बार बुक से पढ़ते हैं। ब्राह्मण राज्य, मौर्य वंश के पश्चात किस राज्य का उदय हुआ, ब्राह्मण राज्य का उदय हुआ। मौर्य वंश के पतन के बाद ब्राह्मण वंश का जन्म हुआ, जिसमें शुंग, कण्व, शातवाहन प्रमुख थे। जो शुंग वंश था 184 से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल था। शुंग वंश की स्थापना 184 ईस्वी पूर्व वृद्धरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, पुराणों से मिलते हैं। पतंजलि का महाभाष्य, ये ना जो पुष्यमित्र शुंग था और जो शुंग वंश था, उनका राज पुरोहित हुआ करता था, और ये उस समय ना यज्ञ करवाया करते थे। जैसे वैदिक काल में यज्ञ वगैरह क्या करते थे ना ब्राह्मण, तो ये अपनी तो संस्कृति लेकर ही चलेंगे। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये पुष्यमित्र शुंग थे, जो उस समय जो शुंग वंश था, उस समय भी जो पतंजलि थे, इनके राज पुरोहित थे। और ये अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जब हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो हमने अलग अलग यज्ञ पढ़े थे। तो राजसूय यज्ञ के बारे में पढ़ा था, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पढ़ा था, राजस्वभिषेक जो राजा के अभिषेक से संबंधित था। अश्वमेघ यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसमें राजा अपना एक घोड़ा छोड़ता था, और जो वो घोड़ा जहां तक भी जाता था, वहीं तक राजा का शासन होता था। और जो भी राजा के घोड़े को रोक लेता था, उसका आगे जाने से अवरोध करता था, तो राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, और राजा उसको जीतकर उसके साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में परिवर्तित कर लेता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ था, ये मैंने करवाया हुआ है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। तो सुनिए, शुंग वंश की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो शुंग वंश की जानकारी के स्रोत है पुराण, पतंजलि का महाभाष्य, दिव्य वदान, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, बाण भट्ट का हरिश्चरित्र, और कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम ये क्या है, ये कालिदास की रचना है, इनसे जानकारी मिलती है, ये है साहित्यिक स्रोत। उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत है, धनदेव का अभिलेख, बरहुत अभिलेख, बेशनगर का अभिलेख। उसके बाद सुनिए, शुंग वंश संभवतः उज्जैन के आसपास रहने वाले कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे। उज्जैन के आसपास, कहाँ, उज्जैन, उज्जैन के आसपास हुआ करते थे। उज्जैन में क्या लगता है, उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है। जैसे अब महाकुंभ चला हुआ ना, तो कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, क्या आपको पता है। तो कुंभ का आयोजन 4 जगहों पर होता है, एक है हरिद्वार, एक है उज्जैन, एक है प्रयागराज, जहाँ अभी लगा हुआ है प्रयागराज में 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, और एक है नासिक। एक कहाँ पर है, नासिक, महाराष्ट्र में। तो उज्जैन में भी किसका आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है, इन 4 जगहों पर है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में कैसे होता है, तो सुनिए, हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। और कैसे होता है, जैसे 3 साल में, एक 3 साल यहाँ लगा, फिर 3 साल बाद वहां लगा, 3 साल बाद वहां लगा, ऐसे 4 जगहों पर लगता है। तो हर जगह 12 साल में वहां पर उस हर एक जगह का नंबर आता है, 4 जगहों में 3 करके, तो 12 साल में उनका नंबर आता है। तो उज्जैन में भी क्या लगता है, महाकुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे पर है। और ये शिप्रा ना चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है, शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। तो सुनिए, मैं ज्योग्राफी में एंटर कर गई, हम तो शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका साम्राज्य कहाँ था, उज्जैन के आसपास इसका साम्राज्य था। उज्जैन के आसपास का इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद सुनिए,
कट्टर ब्राह्मण था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। पतंजलि इनके अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित हुआ करते थे, वो मैंने आपको बता दिया। बाण भट्ट में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में बौद्धों का हत्यारा, विहारों को नष्ट करवाने वाला कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत का स्तूप बनवाया था। ये स्तूप है बरहुत का स्तूप, ये बनवाया था। और जो सांची का स्तूप है ना, उसके चारों तरफ रेलिंग करवाई थी, जिसको क्या बोलते हैं, इसके चारों तरफ रेलिंग करवाई थी, जिसको वेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदिका बोलते हैं। शुंगों की राजधानी कौन सी थी? शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व की राजधानी वेशनगर यानी कि विदिशा थी। दो राजधानी थी शुंगों की, एक तो पाटलिपुत्र थी जो मौर्य काल में थी, उसी को आगे बढ़ा दिया था इन्होंने, तो पाटलिपुत्र थी, और दूसरी राजधानी थी बेसनगर यानी कि विदिशा, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी थी इनकी। और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यमुनों का आक्रमण होता था, ये मैंने बताया। डर्मेटियस और मियांडर और डर्मेटियस, और एक यज्ञसेन भी आया था पुष्यमित्र शुंग के समय। युद्ध विदर्भ के राज्यपाल यज्ञसेन के साथ भी युद्ध हुआ था, और इसमें यज्ञसेन को भी इसने पराजित करने का कार्य किया था। शुंग काल में वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि ये तो सनातनी थे ना ब्राह्मण, तो शिव की, विष्णु की, इन सब की पूजा किया करते थे, तो वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। शुंग वंश के 9वें शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शुंग वंश में शुंग वंश के 9वें शासक थे भागभद्र, जिसको भागवत भी कहा जाता था। इसके समय पर एक यवन शासक था एक। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन शासक एंटियोलकिट्स के राजदूत राजा था। एंटियोलकिट्स इसका राजदूत था हेलियोडोरस था। इसने ना, हेलियोडोरस ने, जो इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी थी ना, मैंने अभी बताया था बेसनगर, वहां पर वासुदेव के सम्मान के लिए, वासुदेव यानी कि विष्णु भगवान से संबंधित, वासुदेव के सम्मान के लिए एक गरुड़ की प्रतिमा का स्तंभ बनाया था। जैसे एक बड़ा सा स्तंभ बनाकर उस पर ना गरुड़ की प्रतिमा बना दी थी। गरुड़ की प्रतिमा मैंने ये अच्छे से नहीं बनाई ना, मेरे को आती है ड्राइंग इतनी, तो गरुड़ की प्रतिमा, वैसे आइडिया लगा लीजिए, ऐसे एक स्तंभ बनवाया और उस पर गरुड़ की प्रतिमा बनवाई थी। ये उस समय का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप कह लीजिए, अभिलेख कह लीजिए, स्तंभ कह लीजिए, ये उस समय का बहुत महत्वपूर्ण था। एक स्तंभ स्थापित करवाया था किसने? एंटियोलकिट्स ने। हेलियोडोरस के राजदूत थे उन्होंने। और शुंग काल के उदाहरणों में विदिशा का गरुड़ ध्वज है, जो ये गरुड़ ध्वज है, ये भाजा का चैत्य और विहार, अजंता का चैत्य मंदिर, नासिक और कार्ली का चैत्य, मथुरा की यक्ष यक्षिणियां, ये यहाँ की क्या है? ये प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, ये इनके अवशेष हैं, यानी कि उदाहरण हैं। पुराणों के अनुसार शुंग वंश के 10 शासक हुए। अंतिम शासक देवभूति था। अंतिम शासक कौन था? देवभूति। पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था प्रथम। अंतिम था देवभूति। कुल हुए 10 शासक, लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ ये 3 ही हैं। देवभूति अंतिम शासक था, सिर्फ ये याद करने से अलग इसका कोई जिक्र नहीं है देवभूति का। भागभद्र को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी के समय एंटियोलकिट्स, जो यवन शासक एंटियोलकिट्स था, उसने क्या किया था? हेलियोडोरस अपने राजदूत को भेजकर एक स्तंभ की स्थापना की
थी गरुड़ स्तंभ की स्थापना, जो अब मतलब इनका एक बाद में यादगार के रूप में स्थापित हुआ, तो इसलिए भागभद्र को सिर्फ उस स्तंभ से याद करना है हमें। और पुष्यमित्र सुंग था, इसके बारे में डिटेल में है क्योंकि ये प्रमुख राजा हुआ था, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया। एक कट्टर ब्राह्मण था, 84,000 इन्होंने स्तूप तुड़वा दिए थे, युद्ध किए थे, युद्ध डर्मेटियस के साथ युद्ध किया था, मेंढर के साथ किया था, यज्ञसेन को मार दिया था, और क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन इसने किया था। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा शुंग वंश। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और जितना मैंने करवाया इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा शुंग वंश कवर कर लिया। शुंग वंश सिर्फ ये याद करना है, इसके 3 राजा, पुष्यमित्र सुंग, देवभूति अंतिम राजा था, और एक था भागभद्र, जिसको भागवत भी बोलते थे। ये था पूरा शुंग वंश के बारे में। वैसे तो इसके 10 राजा थे, लेकिन प्रसिद्ध सिर्फ ये 3 ही राजा हुए हैं। प्रसिद्ध सिर्फ ये 3 ही राजा हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वंश देखिए, कण्व वंश। जो शुंग वंश का अंतिम राजा था ना, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को मारकर, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को मारकर वासुदेव इस वंश का क्या करता है, इस वंश की स्थापना करता है। तो देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। ये सिर्फ सुन लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। देवभूति के मंत्री, देवभूति का जैसे वो पुष्यमित्र सुंग था ना, वृद्धरथ का सेनापति, उसने उसको मार दिया था, वो भी उसी का मंत्री था, उसको मारकर खुद राजा बन गया था। ऐसे जो देवभूति है, जो शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति, उसको मारकर और खुद राजा बन गया था। कौन? वासुदेव। इसने ही क्या किया था, कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की जानकारी के स्रोतों का अभाव है। जैसे उसके स्रोत थे ना, जैसे वो गरुड़ स्तंभ की प्रतिमा थी, विहार थे, चैत्य थे, पुराण थी, दिव्य वदान था, हर्ष चरित्र था, और पतंजलि का महाभाष्य था, ऐसे इसके कोई स्रोत मिले ही नहीं है, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसका प्रथम शासक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा था। अंतिम शासक सुशर्मा, फर्स्ट था वासुदेव और लास्ट था सुशर्मा। सुशर्मा ये अंतिम शासक था। सुशर्मा, क्योंकि ये भी शर्मा थे, ब्राह्मण ही थे ये भी। अन्य शासकों में भूमिमित्र और नारायण आदि हैं। सुशर्मा के अमात्य शिमुक ने उसकी हत्या करके, और इसका एक अमात्य था शिमुक, शिमुक ने इसको मारकर इस वंश की भी क्या कर दिया था, शिमुक ने इस वंश की भी क्या करके, इसकी सुशर्मा की हत्या करके इस वंश का अंत कर दिया था। तो एक याद रखिए वासुदेव, एक याद रखिए सुशर्मा। जो सुशर्मा है उसको शिमुक मार देता है, इस वंश को खत्म कर देता है, और जो वासुदेव है देवभूति को मारकर शुंग वंश का अंत करके कण्व वंश की स्थापना कर लेते हैं। बाकी इसके स्रोतों का अभाव है ही। एक भूमिमित्र और एक नारायण, ये भी इस वंश के राजा हुए हैं। इस वंश के बारे में सिर्फ इतना ही है। उसके बाद देखिए सातवाहन वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश, जैसे आपने नाम सुना है अगर हिस्ट्री पढ़ी हो कभी 11th 12th वगैरह में, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलवामी सातकर्णी,
यज्ञसेन, ये अलग अलग नाम है। यज्ञश्री, ये अलग अलग नाम है। ये सातवाहन के प्रमुख राजा हुए हैं। इस वंश की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें ना मातृसत्तात्मक वंश था। अपनी माँ को पिता से ज्यादा महत्व दिया जाता था। सत्ता भले ही पितृसत्तात्मक थी, मतलब वैसे तो मतलब ये जानकारी नहीं मिलती कि कोई भी लड़की या रानी महारानी बनी हो, ऐसा नहीं है, शासिका नहीं बनी। परंतु यहाँ के जो राजा थे वो अपनी माताओं को इतना महत्व देते थे कि उनका नाम अपने नाम के आगे लिखकर अपना शासन चलाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। गौतमी पुत्र सातकर्णी बलश्री गौतमी इसकी माता का नाम था, तो इसने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगा लिया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, पुलवामी की माता का नाम वशिष्ठी था, तो इसने अपनी माँ का नाम लगा लिया था अपने नाम के आगे। तो ये इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले इस सातवाहन वंश की स्थापना सातकर्णी प्रथम ने की थी, सातकर्णी प्रथम ने की थी। और सातकर्णी प्रथम की एक उसकी पत्नी थी नागनिका। इम्पोर्टेंट है नागनिका। नागनिका, नागनिका ने ना नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख की स्थापना की थी। जो इनके अभी तक के अवशेष है, नाना घाट अभिलेख की स्थापना की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नागनिका और गौतमी पुत्र, गौतमी बलश्री, इनका मेनली नाम मिलता है इसमें। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातकर्णी ने की थी। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ईशा पूर्व प्रथम सदी में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियों का उदय हुआ था। जैसे यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, इसके दक्षिण में दो शक्तियों का उदय हुआ था। एक तो था सातवाहन और एक था चेदी वंश। चेदी वंश ऊपरी दक्कन के सातवाहन और कलिंग के चेदी। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय और आंध्र भृत्य कहा है। ऐसा क्यों कहा है आंध्र जातीय और आंध्र भृत्य कहने का कारण यह है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की साइड अपना शासन किया करते थे। इनका मूल निवास स्थान गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। गोदावरी नदी के तट पर, यहाँ कहीं गोदावरी नदी बहती थी, उसके तट पर था प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान यानी कि अब का महाराष्ट्र, वहां पर ये निवास किया करते थे। सातवाहनों की जानकारी के स्रोत हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, नागनिका का नाना घाट अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्र दमन है ये शक शासक है, आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, और सातवाहनों की मुद्राओं से भी हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो देखिए कहाँ कहाँ से मिलती है इनके अभिलेख है। एक है नाना घाट अभिलेख, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, नासिक अभिलेख और रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, और इनकी स्वयं की सातवाहन की मुद्राएं हैं। शिमुख, कहना, कृष्ण या सातकर्णी प्रथम, ये इनके प्रथम राजा हुए हैं। शिमुख, कान्हा, कृष्ण या सातकर्णी प्रथम। इसको ही सिमुख कहा जाता है। हमने ऊपर पढ़ा था सुशर्मा को मारकर ये शासक बन गया था। सुशर्मा को मारकर कण्व वंश का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। और ये शिमुख यही कान्हा है, और इसको ही कृष्ण भी कहा जाता है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ये प्रथम था, इसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातकर्णी प्रथम सातवाहनों का प्रथम महान शासक था, जिसके बारे में नागनिका सातकर्णी की पत्नी के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। सातकर्णी ने दो यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, और प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र, उसको अपनी राजधानी बनाया था। सातकर्णी ने गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर भी इसने क्या चलाई हैं? अपनी पत्नी के नाम पर भी मुद्राएं चलाई, क्योंकि इनकी पत्नी इतनी महान थी। जो नागनिका थी वो इसी की तो पत्नी थी। अपनी पत्नी के नाम पर क्या किया इसने? मुद्राएं चलाई हैं, मुद्राएं चलाई हैं।
सातकर्णी के बाद 7 राजाओं में से केवल 3 ही वास्तविक सिद्ध हुए, एप्लिक, सातकर्णी, हाल और कुंतल सातकर्णी। जो ये हाल था ना, ये सातकर्णी था, ये भी हाल था, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट राजा था, जो सातकर्णी के मतलब सातकर्णी के बाद 17 राजा हुए मुख्यतः, लेकिन जो हाल था ये सातकर्णी वंश का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राजा था। हाल इंटेलिजेंट राजा भी था ये, और ये अपने मतलब अपने इस वंश में हाल महानतम शासक था। इसमें से सुन लीजिए, इस वंश में हाल महानतम शासक था, जिसमें प्राकृत में गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना की थी। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। ये हम हाल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वंश में हाल महानतम शासक था। इस वंश में जो हाल था वो महानतम शासक था, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। ये एक मुक्तक काव्य था गाथा सप्तशती। एक कवि, विद्वान और कवियों का आश्रयदाता था। ये एक कवि था, विद्वान था, कवियों का आश्रयदाता था, और उसकी राज्यसभा में वृत्त कथा के रचयिता गुणाढ्य और कातंत्र के रचयिता शिववर्मन हुआ करते थे। शिववर्मन। हाल के बारे में सुनिए एक बार। जो हाल था ये एक बहुत बुद्धिमान और महानतम शासक हुआ था। इसके शासनकाल में जो हाल है ना, इसी के शासनकाल में एक गुणाढ्य नामक विद्वान था, जिसने वृत्त कथा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वृत्त कथा की रचना की थी। एक शिववर्मन था, जिसने कातंत्र, संस्कृत के ग्रामर के बारे में, संस्कृत का व्याकरण, ये पुस्तक लिखी थी। ये हाल के दरबार में ही हुआ करते थे, और इसकी जो शादी है वो श्रीलंका की एक राजकुमारी मल्यवती से हुई थी। वो स्वयं भी संस्कृत की एक महान विदुषी हुई है। ये खुद भी इंटेलिजेंट था, कवियों को, विद्वानों को, लेखकों को क्या करता था, ये अपनी राज्यसभा में आश्रय प्रदान करता था। ये सातकर्णी के बाद के प्रमुख राजा हुए। उसके बाद है जो सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो प्रथम सातकर्णी था, जिसको सुमुख कान्हा कहते थे, उसकी पत्नी इंपॉर्टेंट है नागनिका, जिसने नानाघाट अभिलेख की रचना की थी, या नानाघाट अभिलेख बनवाया था। उसके बाद देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, मैंने आपको बताया। 106 से 180 ईस्वी पूर्व इसने शासन 180 ईस्वी में इसने शासन किया था। जो सातवाहन थे वो प्रथम शताब्दी में ही तो आए थे, फर्स्ट ईसा पूर्व। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में सुनिए। एक लंबे अंधकार युग के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रकाश स्तंभ थे। मतलब 17 राजा हुए थे वो, फिर वो हाल एक इम्पोर्टेंट था, एप्लिक था, और एक कुंतल सातकर्णी था। ये 3 इम्पोर्टेंट हुए सातकर्णी के बाद। उसके बाद कुछ टाइम तक ना कोई इम्पोर्टेंट राजा ही नहीं हुआ। उसके कुछ समय पश्चात एक गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो गौतमी बलश्री का पुत्र था, ये प्रकाश स्तंभ के रूप में आया था। एक लंबे अंधकार युग के बाद गौतमी
गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन के प्रकाश स्तंभ थे। एक ब्राह्मण शासक थे जिसने शकों और स्त्रियों को परास्त करने का कार्य किया था। जो क्षत्रिय थे और जो शक थे उनको हराया था। जोगलथम्बी से मिली नहपान की मुद्राओं पर सातवाहनों के चिन्ह उनकी विजय को अंकित करते हैं। जोगलथम्बी यानी कि नासिक, नासिक यानी कि अभी महाराष्ट्र की साइड है। नासिक जोगलथम्बी के नहपान की मुद्राएं मिली हैं, मतलब ये जो शहरात शासक थे ना, ये नहपान मुद्राएं चलाते थे, तो इनकी मुद्राओं पर इन सातकर्णियों के चिन्ह मिले हैं, सातवाहनों के चिन्ह मिले हैं उनकी मुद्राओं पर, तो इनकी विजय को दर्शाते हैं जोगलथम्बी यानी कि नासिक में नहपान मुद्राओं पर। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ के अजकाल के तथा कार्य के भिक्षुओं को करज्जक नामक ग्राम दान में दिए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ना, जो इन्होंने जो बौद्ध है उनको दान दिया था। अजकालकीय और अजकालकीय और करज्जक, करज्जक और अजकालकीय ग्राम करज्जक कार्य के भिक्षुओं को और अजकालकीय बौद्धों को ये ग्राम दान में देने का इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। उसने राजा राज विद्या नरेश वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। वेंकटक यानी कि नासिक की स्थापना की थी। नासिक प्रशस्ति में सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता भी कहा है, क्योंकि ब्राह्मण थे तो वेदों को तो महत्व देंगे ही, और इम्पोर्टेंट राजा था तो इसलिए इसको वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है। और एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। इसी को त्रिसमुद्र तोय पितावाहन के नाम से भी जाना जाता है। शून्यवाद के संस्थापक और माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन इसी के समकालीन थे। नागार्जुन इसी के समकालीन थे। नागार्जुन गौतमीपुत्र सातकर्णी के शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ये शून्यवाद के प्रवर्तक और माध्यमिक काल के जो माध्यमिक संप्रदाय था, माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन ही थे। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इसको विंध्या नरेश, राजा राज, वेंकटक स्वामी, अद्वितीय ब्राह्मण, त्रितोय समुद्र पे, मतलब त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, त्रिसमुद्र तोय पितावाहन यानी कि जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है, ऐसे एक शासक थे। वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक बार फिर से सुनिए, इसने ना राजा राज वेंकटक स्वामी और वेदों का आश्रयदाता, इंपॉर्टेंट राजा था तो ये ब्राह्मण थे, वेदों का आश्रयदाता तो ये खुद ही बनेगा, वेदों का आश्रयदाता अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण इसको कहा जाता था। ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तक हमने सातवाहन के 3 शासक देखे हैं। प्रथम था सिमुक, जिसने किसको, कणव वंश के राजा जो सुशर्मा थे उसको मारकर खुद राजा बन गया था। और कौन था वो, गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं था, वो था वो था सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। पहला राजा था सातकर्णी जिसको सिमुक, कहना, कृष्ण और सातकर्णी प्रथम कहा जाता है। ये जिसने गौतमीपुत्र सातकर्णी है ये बाद में आते हैं। जो सातकर्णी प्रथम था, ये सेम नाम है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा सेम नाम बार बार निकल रहा है मुंह से। तो पहला था सातकर्णी प्रथम, शिमुक, कहना, कृष्ण सातकर्णी प्रथम। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसकी पत्नी इंपॉर्टेंट थी नागनिका, नाना घाट अभिलेख था और इसने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करवाए थे अलग अलग, ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपनी पत्नी के लिए इन्होंने मुद्राएं भी चलाई थी, गोल मुद्राएं भी चलाई थी। उसके बाद हमने देखा कि 17 राजा हुए, उनमें से 3 ही इंपॉर्टेंट थे, एप्लिक, हाल और कुंतल सातकर्णी। जो हाल था इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट था। हाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाल
लाल इंटेलिजेंट था खुद भी, और इंटेलिजेंट हुआ करते थे जो उसके शासन में, उनको अपनी राज्यसभा में आश्रय भी प्रदान करता था। इसकी पत्नी जो मल्यवती थी, जो श्रीलंका की थी, वो भी खुद संस्कृत की विदुषी थी। तो ये हमने ये बातें हाल के बारे में पढ़ ली। अब हम गौतमीपुत्र सातकर्णी को पढ़ रहे थे। इसकी माँ थी गौतमी बलश्री। इसको राजा राज वेनेटक स्वामी, क्योंकि इसने नासिक का एक जिले की स्थापना की थी, इसलिए इसको वेनेटक स्वामी कहा जाता है। वेदों का आश्रयदाता कहा है, इंपॉर्टेंट राजा था, ब्राह्मण राजा था, तो अपनी जो संस्कृति है, जो वेद जिनका आधार है, ब्राह्मणों का आधार है वेद, तो उसका आश्रयदाता इसको कहा जाता है। समुद्र तोय पिता वाहन, 3 समुद्रों का पानी पीने वाले घोड़े इनके पास विद्यमान थे। और ये क्या थे? वेनेटक स्वामी राजा राज अद्वितीय ब्राह्मण थे। शून्यवाद और माध्यमिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे नागार्जुन, इसी के समकालीन थे। ये पढ़ा हमने गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। अब पढ़ते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। ये भी इम्पोर्टेंट सातवाहन राजा है। पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी था। इसकी माता का नाम था वशिष्ठी। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम था गौतमी बलश्री, वैसे ही ये भी अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगा रहा है। इसने 130 से 154 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजा राज वेनेटक स्वामी, द्वितीय ब्राह्मण, 3 समुद्रों का पानी पीने वाले घोड़ों का राजा, वेनेटक स्वामी, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, ये सारी उपाधियां धारण की थी। तो इसने भी ऐसे ही काम किया और अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर लिया था? आंध्र प्रदेश के आसपास तक कर लिया था। तो इसको कहा जाता है, पुलमावी को आंध्र सम्राट। क्या कहा जाता है? आंध्र सम्राट कहा जाता है। दक्षिण पथेश्वर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में इसने राज्य किया, तो इसलिए इसको दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है। और पुलोमा, इसका एक अन्य नाम है पुलोमा, अन्य नाम है पुलोमा। और इसने नवनगर की स्थापना की थी। नवनगर की स्थापना के कारण इसको नवनगर स्वामी, जैसे उसको वेनेटक स्वामी कहते थे, इसको नवनगर स्वामी कहा जाता था। इसने आंध्र प्रदेश तक अपने शासन का विस्तार कर लिया था। इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करके प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसने ही प्रतिष्ठान की सातवाहनों की राजधानी बनाया था। प्रतिष्ठान को क्या बनाया था? सातवाहनों की राजधानी बनाया था। पुलमावी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण करवाया। ये एक मतलब यहीं से इसके केवल एकमात्र सातवाहन राजा का उल्लेख मिलता है। जो अमरावती का स्तूप है ना, उसके चारों ओर वेष्टनी का निर्माण करवाया था। वेष्टनी का निर्माण। एक कन्हेरी अभिलेख है। कन्हेरी अभिलेख के अनुसार वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदमन की पुत्री से हुआ था। रुद्रदमन मैंने बताया था एक शक शासक था रुद्रदमन, उसकी पत्नी के साथ इसका विवाह माना जाता है। किस अभिलेख के अनुसार? कन्हेरी के अभिलेख के अनुसार। कन्हेरी के एक अभिलेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो रुद्रदमन है, शक शासक रुद्रदमन, वो सातवाहनों पर आक्रमण करता है। जो पुलमावी है, ये पुलमावी उसको हराकर उसकी ही पुत्री के साथ विवाह कर लेता है, ऐसा माना जाता है। कौन सा अभिलेख कहता है? ये कन्हेरी अभिलेख ऐसा कहता है। कन्हेरी अभिलेख ऐसा कहता है। पुलमावी को दक्षिण पथेश्वर कहा गया।
पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। दक्षिण पथेश्वर इसको कहा गया है। पुलमावी को दक्षिण पथेश्वर कहा गया, पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। इनके समय में शकों के कादर्मक शाखा के 2 चट्टन और रुद्रदमन, शक और जो मैंने बताया था अभी रुद्रदमन, चट्टन और रुद्रदमन 2 आक्रमणकारी थे, इसके समय आक्रमण करते थे, इनको हराकर रुद्रदमन की तो इसने पुत्री के साथ ही विवाह कर लिया था। पुलमावी ने नवनगर की स्थापना की थी, इसलिए इसको नवनगर स्वामी कहा है। इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको नवनगर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। पुलमावी के बाद सातवाहनों की शक्ति क्षीण हो गई, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट राजा बचा ही नहीं था। एक अंतिम है यज्ञश्री सातकर्णी। वैसे तो अन्य भी हुए जैसे शिवश्री सातकर्णी, शिव शकंद सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम राजा था। प्रथम था शिमुख कान्हा सातकर्णी प्रथम और अंतिम था यज्ञश्री। यज्ञश्री सातकर्णी इसने शकों पर विजय करके पुनः इस क्या कर लिया था, पुनः अपना शासन जीत लिया था। शकों का कुछ भाग ले लिया था ना शकों ने, जैसे आक्रमण किया, हरा बेशक दिया, लेकिन कुछ तो जीत कर ले गए होंगे वो भी, तो इनको वापस जीतने का कार्य किसने किया था, पुलमावी ने हरा दिया था, लेकिन कुछ हिस्से ले गए थे। तो जो यज्ञसेन था इसने उनको वापस से जीत लिया था। जो यज्ञसेन है इसके जो सिक्के चले थे उन पर ना, सिक्कों पर जहाजों की जो समुद्री जहाज हैं उनके चिन्ह अंकित हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है उनसे कि ये जल यात्रा और व्यापार का शौकीन था। नागार्जुन के मित्र और गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। शक संघर्ष सातवाहन अयोग्य उत्तराधिकारी, ये स्थानीय राजवंशों के उदय से ये सातवाहन वंश भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ये था पूरा सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन के कौन से राजा पढ़े एक बार हम रिकैप लेते हैं। सातवाहन वंश प्रथम शताब्दी में आया था और जो शिमुख था कण्व वंश के अंतिम राजा को मारकर सुशर्मा को मारकर शिमुख खुद राजा बन गया था और सातवाहन का प्रथम राजा था। इसको सातकर्णी प्रथम, शिमुख, कान्हा, कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 17 राजा हुए, लेकिन 3 इसमें मेन थे, एप्लिक, कुंतल और हाल इन तीनों में इंपॉर्टेंट था। हाल एक इंटेलिजेंट था, वो पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली है। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया था, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी आया था और उसके बाद अंतिम शासक था यज्ञसेन। ये हमने सातवाहन राजाओं के बारे में पूरा पढ़ा है। मौर्योत्तर काल के ये राजा थे। अब हमने सातवाहनों के पहले राजा कंप्लीट किए, अब इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को हम नेक्स्ट क्लास में देखने का कार्य करेंगे। जैसे वैदिक सभ्यता पढ़ी, फिर उसकी व्यवस्था देखी हमने, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो वैसे इसकी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।